अंत भला तो सब भला। तो क्या माना जाए? आप समझदार हो, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। टिकट कटने के बाद ही हमने कह दिया डर अच्छा है कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी। क्या यूपी में सपा ने कर दिया सबसे बड़ा धमाका? कैसे भाई को दरकिनार कर चाचा के जरिए अखिलेश पहुंचेंगे दिल्ली? वाकई राजा भैया और सपा का साथ बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल? कांग्रेस से नजदीकियों के बीच धड़ाधड़ उम्मीदवारों का ऐलान कर क्या संकेत दे रही है साइकिल? क्यों प्रत्याशियों के चयन पर बीजेपी से एक कदम आगे दिख रहे हैं अखिलेश? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात चाचा शिवपाल के सहारे अखिलेश के बड़े दांव और बीजेपी कांग्रेस को अपनी सियासी पिच पर खेलने के लिए मजबूर करने वाले सपा के मास्टर स्ट्रोक की। सियासत का एक दौर था जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक मंच पर साथ आना तो दूर की बात, दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। मगर अब उन्हीं के चाचा शिवपाल के सहारे अखिलेश अपनी साइकिल को दिल्ली तक दौड़ाने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कैसे शिवपाल अखिलेश के न सिर्फ सुर आपस में मिल गए हैं, बल्कि दोनों का एक दूसरे पर भरोसा भी अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है? इसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं अखिलेश की बड़ी रणनीति पर। दरअसल कांग्रेस के साथ पर्दे की पीछे की बातचीत और सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक गलियारों में इंडिया की चुनौती पर उठते तमाम सियासी सवालों को दरकिनार कर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट से बड़े संकेत दिए। सपा की तीसरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम, या कह सकते हैं अखिलेश की सबसे बड़ी रणनीति की झलक दिखी है, वो सीधे तौर पर जुड़ी है बदायूं के संसदीय क्षेत्र और मुलायम सिंह यादव के सियासी कुनबे के सियासतदानों से। दरअसल अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने अपने भाई, जी हां, चचेरे भाई धर्मेंद्र पर बदायूं में तरजीह दी, ये जानते हुए भी कि 2 बार बदायूं की जनता धर्मेंद्र पर भरोसा जता चुकी है और उनके काम करने के तरीके को भी सराह चुकी है। अब ऐसे में अखिलेश के इस कदम के पीछे कई वजह हैं, कई बड़ी वजह हैं और सबसे पहली वजह यह है कि धर्मेंद्र को 2019 में बदायूं में जिन्होंने मात दी थी वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी थी, जिन्होंने अभी अभी सपा की साइकिल से उतरकर नई पार्टी के ऐलान की घोषणा की। हाँ, ये बात अलग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने जब धर्मेंद्र को पटखनी दी थी तब उनके पिता भी कमल को थामे हुए थे, मगर अब हालात बदल गए। ऐसे में धर्मेंद्र के बदायूं से जुड़े हार के समीकरण के आकलन के बाद अखिलेश ने शिवपाल पर दांव चलकर बदायूं के आसपास पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में सपा के लिए माहौल सेट करने के प्लान को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि पश्चिम यूपी में 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम और जाट वोट बैंक बड़ी भूमिका में, और इस खास वोट बैंक की आय का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी पर निर्भर है। यानी किसानों का पश्चिम यूपी में दबदबा है और किसानों की बीजेपी के साथ अपने मुद्दों पर लड़ाई अभी भी जारी है, जिसके चलते सपा ने एक जमाने में मुलायम सिंह के लिए जमीनी स्तर पर सियासी रणनीतियों को एग्जीक्यूट करने वाले शिवपाल को अहम जिम्मेदारी दी है। तो भारतीय राजनीति में जब जब यूपी का जिक्र होगा तब तब मुलायम सिंह यादव की बात जरूर होगी, और जहां पर मुलायम की बात होगी उनकी राजनीति पर भी बात होगी। वहां पर मुलायम के भाई शिवपाल की समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर जनता के मुद्दों को भांपकर सियासी खाका तैयार कर उससे जुड़ी रणनीति को एग्जीक्यूट करने का जिक्र भी जरूर होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब तक मुलायम सिंह यादव का मतलब समाजवादी पार्टी था तब तक उस दौर में शिवपाल सिंह यादव ही जनता के बीच पार्टी के सूत्रधार की भूमिका में रहते थे। हालांकि 2017 में विरोधियों से ज्यादा सपा अपने सियासी कुनबे के वर्चस्व की जंग में उलझती नजर आई थी, और यहां तक कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव से अलग होकर शिवपाल नई पार्टी लेकर सियासी पिच पर उतर गए थे। लेकिन वक्त बदला और 2022 विधानसभा चुनाव में शिवपाल फिर से अखिलेश के करीब आ गए, और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद तो शिवपाल सिंह यादव अखिलेश की सियासी रणनीतियों में भी शामिल होने लगे, जिसकी गवाही उस वक्त मिली जब मैनपुरी में बाय इलेक्शन के दौरान डिंपल यादव को जिताने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव को सौंपी गई।
और शिवपाल ने सार्वजनिक तौर पर डिंपल के लिए न सिर्फ जनता से वोट मांगे बल्कि मंच से यहां तक कह दिया, मैं चाहता हूं कि जनता अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। तो खैर ये तो बात अखिलेश यादव के बनते बिगड़ते रिश्तों की हो गई, लेकिन अभी जिक्र सियासत का हो रहा है तो सियासत में भी शिवपाल पर अखिलेश का दांव मायने रखता है, क्योंकि इस दांव का एक पहलू तो धर्मेंद्र को बदायूं से बाहर करता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा पहलू समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में ही छिपा हुआ है, क्योंकि सपा के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम भी दर्ज है और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी की ओर से जिम्मेदारी भी दी गई। तो धर्मेंद्र को अखिलेश ने कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। ये वो सीटें हैं जो मैनपुरी इटावा के बाद पहले के दौर में नेताजी मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कन्नौज वही लोकसभा सीट है जहां पर न सिर्फ डिंपल यादव बल्कि अखिलेश यादव ने भी सियासत का ककहरा सीखा है। ऐसे में धर्मेंद्र सपा के लिए कन्नौज और आजमगढ़ में माहौल तैयार कर रहे हैं और तय वक्त पर उन्हें इन दोनों में से किसी भी एक सीट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है और कन्नौज या आजमगढ़ में से जिस सीट पर धर्मेंद्र नहीं लड़ेंगे वहां से अखिलेश ताल ठोंक सकते हैं। तो अखिलेश की रणनीति स्पष्ट है, वो वेट एंड वॉच के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर आधारित सियासी जोड़ गणित को सॉल्व कर अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द तय करना चाहते हैं। तभी तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल फार्मूले के ऐलान से ठीक पहले ही 20 फरवरी तक ही 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को अखिलेश ने साइकिल देकर उन्हें उनके लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाने का टिकट दे दिया। टिकट बंटवारे पर अखिलेश न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी और बीएसपी के लिए भी पैरामीटर सेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो भाई बात कुछ यूं है कि अखिलेश ने जिन जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे वहां के जातिगत समीकरण को पूरी तरह से समझने की कोशिश की और उसी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जिसके चलते आने वाले वक्त में विरोधी दल चाहे फिर वो बीजेपी हो या बीएसपी हो, सभी को अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय सपा के प्रत्याशी के सियासी कद और जनता के बीच उसकी धमक को, उसकी गंभीरता को भांपना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कैराना की सीट को ले सकते हैं, जहां सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, हर कोई जानता है। वहीं फर्रुखाबाद, एटा जैसी सीटों पर शाक्य उम्मीदवारों को उतारा है, यहां पर शाक्य वोटर्स का एक बड़ा वोट बैंक है। इसी तरीके से तमाम सीटों पर अखिलेश ने जातिगत समीकरणों को साधा है। तो वहीं पश्चिमी यूपी में शिवपाल को उतारने के बाद अखिलेश यादव अब पूर्वांचल पर नजर गड़ा चुके हैं, जिसकी तस्दीक राजा भैया के साथ सपा के नेताओं की बढ़ती नजदीकियों में दिखाई दे रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राजा भैया अगर सब कुछ सही रहता है तो साइकिल पर सवार हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल में बीजेपी की बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से पर राजा भैया का दबदबा है, तो एक खास हिस्से पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार का सियासी दखल है, जिसे अखिलेश पहले ही साध चुके हैं। और अखिलेश मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतार भी चुके हैं। बहरहाल साल 2024 ये वो साल है जो अगले 5 सालों के लिए देश की दशा और दिशा का निर्धारण करने वाले जनता के जनाधार पर टिके लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का साक्षी बनेगा। अब ऐसे में दिल्ली तक पहुंचने के लिए जारी नेताओं की सियासी रस्साकशी पर, खासकर यूपी के नेताओं की सियासी रणनीति पर नजर डालेंगे। एक दल का नाम या यूं कहें एक नेता का नाम हर सियासी खेमे के महारथियों की जुबान पर होता है, और वो नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव लगातार अपनी रणनीतियों से न सिर्फ अपने विरोधी दलों बल्कि अपने साथी दल यानी कांग्रेस को भी हैरत में डाल रहे हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस की सियासी दोस्ती पर लंबे वक्त तक रहा क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान, और गठबंधन की शर्तों के जरिए अखिलेश का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यूपी में विपक्षी एकता के प्रतीक इंडिया में अपनी प्रमुख भूमिका को साधने का उदाहरण इसकी तस्दीक कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात चल निकली है कि अखिलेश यादव अब सधे हुए राजनेता की तरह अपना हर एक कदम एक बड़े विजन के साथ तय कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।